वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट सेल करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है आपको, और क्या क्या प्रोडक्ट आप उसमें सेल कर सकते हैं और कैसे आपको उसमें प्रॉफिट होगा। ओके, और बिजनेस एक स्टार्टअप कैसे करना है अपने बिजनेस का बिल्कुल जीरो से। ओके, तो वो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप न्यू हो और एकदम न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो बिल्कुल जीरो से, और कितना आपको बजट चाहिए उसमें और कितनी सारी चीज़ें उसमें लगेंगी, क्या आप प्रोडक्ट रख सकते हो, सीज़न वाइज रख सकते हो, विदाउट सीज़न वाइज रख सकते हो, या क्या प्रोडक्ट में आपको सेल करना ज़्यादा बेनिफिशियली होगा, ये जिसमें रिटर्न ना आ सके, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो, जिसमें ज़्यादा मार्जिन हो, और फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन कितना चार्जेस लेते हैं, आज हम ये इस वीडियो पे सारी चीज़ें को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट्स की क्या मतलब कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए। ओके, जीएसटी नंबर क्यों चाहिए, क्योंकि विदाउट जीएसटी नंबर आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। ओके, और जीएसटी नंबर फ्लिपकार्ट और अमेजॉन इसलिए मैंडेटरी करते हैं क्योंकि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी प्रोडक्ट अपने सेल कर सको। ओके, या तो अपनी स्टेट में तो सेल करना नहीं है, दूसरी स्टेट में भी सेल करना है, वहाँ से भी पैसों का लेन देन होगा, रिटर्न आएंगे, शिपिंग होगा। ओके, तो इसलिए जीएसटी नंबर बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। तो अब कुछ लोगों का डाउट होगा कि जीएसटी नंबर हमें कहाँ से मिलेगा। तो जीएसटी नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, आप अपने रीजनल एरिया से सीए या लॉयर से कांटेक्ट करके जीएसटी नंबर बनवा सकते हैं। ओके, तो मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ, जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट भी बनता है। ओके, मतलब कि गवर्नमेंट इसका कोई चार्ज नहीं लेती है जीएसटी बनवाने का। ठीक है, जीएसटी के पोर्टल में फ्री बन जाता है, लेकिन जीएसटी बनाने का जो प्रोसेस होता है वो एक सीए या लॉयर करता है, उसका वो चार्जेस लेते हैं। तो 3000 से 4000 की रुपीज़ आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप खुद जीएसटी नंबर अप्लाई करते हो तो उसके बारे में पहले आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद मैं कहूँगा कि आप अपने आप से जीएसटी नंबर अप्लाई कीजिए। अगर आपने अपने आप से जीएसटी नंबर अप्लाई किया है और इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कत हो गया तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से पेनल्टी रख सकती है, और पेनल्टी उतनी ज़्यादा हो सकती है जितना आप जीएसटी नंबर बनवाने के लिए पे करते हो, उससे ज़्यादा आपको पेनल्टी भी लग सकती है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है कि अगर जीएसटी नंबर आप बनवा रहे हो तो सबसे पहले तो एक तो सीए से भी क्लियर कर लेना कि हमें आगे जाके कोई पेनल्टी तो नहीं रखेंगे, और पेनल्टी किस किस बेस पे लगती है, तो आगे जाके आप वो चीज़ें गलती ना करो। जीएसटी नंबर मजाक नहीं है, जीएसटी नंबर आप ले रहे हो तो इतना ध्यान रखना है कि आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, जीएसटी नंबर आपने देख लिया कि 3 से 4 हज़ार में आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा। जीएसटी नंबर की कोई फीस नहीं होती, लेकिन जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है सीए के द्वारा वो लेगा सीए। ओके, उसके बाद हम चलते हैं कि बैंक अकाउंट आप कौन सा करेंट करेंगे। मतलब कि जीएसटी नंबर से एक बैंक अकाउंट लिंक होगा, चाहे वो बैंक अकाउंट सेविंग हो या करेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में भी ऐसा ही है, चाहे वो अकाउंट सेविंग हो या करेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास करेंट अकाउंट है तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे इन फ्यूचर आपको दिक्कत नहीं जाएगी। आप अपना बिजनेस जितना भी बड़ा हो जाए आप लेन देन ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो एक करेंट अकाउंट ओपन कराने में कितने पैसे लगते हैं, करेंट अकाउंट ओपन कराने में मैक्सिमम 4000 से 10,000 रुपीज़ एक बैंक लेती है। मतलब हर बैंक का क्राइटेरिया अलग अलग है। उसके बाद आप अपना करेंट अकाउंट ओपन करा सकते हो। करेंट अकाउंट ओपन सिर्फ 2 से 3 दिनों में हो जाता है। ओके, पहले ज़्यादा टाइम लगता था, अब टेक्नोलॉजी आ गई है, जल्दी से जल्दी काम हो जाता है। ठीक है, करेंट अकाउंट आपको मिल गया। करेंट अकाउंट को आप 90 दिनों के अंदर अपने जीएसटी से अटैच करा लीजिए, है ना, सीए से बोल के। आपका सारा काम सीए ही करेगा। रिटर्न फाइल होती है 3 मंथ में, तो वो सारी चीज़ें भी सीए ही करेंगी आप, क्योंकि आप अपना बिजनेस ऑनलाइन ध्यान दोगे कि आप अपनी जीएसटी में ध्यान दोगे। तो इसलिए एक पर्टिकुलर आप सीए हायर कर लीजिए जो आपके जीएसटी से रिलेटेड सारी चीज़ों को चेक करे, देखे, ध्यान रखे और सारी चीज़ें फिल करे। ओके, तो इसके बाद हम चलते हैं कि आपका अकाउंट में और किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट। तो आपको एक मोबाइल नंबर लगेगा। मैं कहूँगा कि आप मोबाइल नंबर अपना पर्सनल यूज़ ना करें, क्योंकि आपके पर्सनल यूज़ के मोबाइल नंबर पर बिजनेस कॉल भी आ सकती हैं, तो फिर ये मिसमैच हो जाएगा। इसलिए आप एक काम करें, न्यू मोबाइल नंबर ले लें और एक न्यू ईमेल बना लें, क्योंकि एक ईमेल भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल ले लें, और फिर एक जीएसटी नंबर आपके पास मिल जाएगा। जीएसटी नंबर लगभग 1 हफ्ते में आ जाता है। ठीक है, और आपके वो स्टेट बाय स्टेट रहता है कि हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए, या कोई इशू चल रहा हो अभी पोर्टल पे तो ज़्यादा टाइम लग जाए, नहीं तो कोई इशू नहीं है, तो मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर आ जाता है। 1 हफ्ते के अंदर आपके पास जीएसटी नंबर आ जाएगा, मोबाइल नंबर आपके पास मिल जाएगा, आपको बिजनेस मोबाइल नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, और एक ईमेल ले सकते हैं। उसके बाद ये 3 चीज़ें हो गई। एक ई सिग्नेचर लगेगा। अगर आप कंप्यूटर से काम कर रहे हैं तो आपको एक ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर को क्लिक करके, मतलब फ़ोटो क्लिक करके
ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करके और अपलोड कर देना है। लेकिन अगर लैपटॉप में कर रहे हैं तो आप शायद डिजिटली सिग्नेचर कर पाएंगे, अगर फ़ोन पे भी आप अपना अकाउंट बना रहे हैं तो भी आप डिजिटली सिग्नेचर कर पाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं कि आपको और कौन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो जीएसटी नंबर में पैन कार्ड की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पैन कार्ड आपका पहले से जीएसटी नंबर से अटैच्ड होता है, इसलिए पैन कार्ड आपको अलग से नहीं अपलोड करना होता है। जैसे ही जीएसटी नंबर आप अपलोड करेंगे नीचे आपके पैन कार्ड की डिटेल्स भी आ जाएंगी। ओके, तो ये इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप के लिए मैंने बताया। लेकिन आप अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, ओके, अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा एक पार्टनर हो और हम दोनों मिलके पैसे लगाएं, हम दोनों मिलके हमारा दोनों का एक जीएसटी हो, एक पैन कार्ड हो, तो उसके लिए आपको सीए से बात करनी होगी, क्योंकि ये आपका प्रोप्राइटरशिप हो गया, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, जिसमें आप इंडिविजुअली अपने बिजनेस के मालिक होगे। ओके, अगर आप किसी पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो उसके लिए फर्म का खाता खुलता है, ठीक है। तो आपको बैंक में फर्म का खाता भी खुलाना पड़ेगा, अपने बिजनेस से रिलेटेड एक नेम आपको रखना होगा, उसका आपको ट्रेडमार्क भी लेना होगा। ट्रेडमार्क क्या होता है? टीएम। टीएम क्या होता है कि आप ट्रेडमार्क जब अप्लाई करते हो तो एक आपका साइन हो गया है कि ये मेरा ब्रांड नेम है। अब उस ब्रांड नेम को कोई कॉपी नहीं कर सकता, तो इसलिए ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है। फ्लिपकार्ट अमेजोन पे अगर आप ये करा लेते तो कोई भी प्रोडक्ट, वैसे तो विदाउट ट्रेडमार्क के भी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाता है, लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई ज़्यादा अच्छी पॉलिसी फ्लिपकार्ट या अमेजोन निकाल लेते हैं कि नहीं अब विदाउट ट्रेडमार्क नहीं होगा, है ना, ट्रेडमार्क एलिजिबल ही कर दिया गया है, तो इस कंडीशन पे आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास पहले से ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क बनवा ले, ट्रेडमार्क लगभग 9 से 8 हज़ार या 10 हज़ार तक बन जाता है, ठीक है। वो भी आप अपने सीए से बनवा सकते हैं, और जीएसटी नंबर भी आपका सीए बना देगा। जीएसटी नंबर पे आप दोनों की डिटेल्स लगेंगी, ठीक है, और आप दोनों का एक बिजनेस पैन कार्ड बनेगा, जो कि जिसे बिजनेस पैन कार्ड कहते हैं। वो आप दोनों का अलग अलग नहीं रहेगा, एक ही पैन कार्ड रहेगा जो कि बिजनेस का रहेगा। बिजनेस का खाता रहेगा, मतलब फर्म का खाता रहेगा, उसके बाद आपका बिजनेस का जीएसटी नंबर रहेगा। उसके बाद आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, एक मोबाइल नंबर भी आप अलग से लेंगे उसके लिए भी, और एक ईमेल भी अलग से बनाएंगे, ताकि दोनों की ताकि दोनों नोटिफिकेशन आप दोनों पार्टनर्स को मिलती रहे बिजनेस से रिलेटेड। ओके, जब आप बिजनेस स्टार्ट कर ले, मतलब कि एकदम आपका अकाउंट तैयार है प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए, तो प्रोडक्ट आप कौन से सेलेक्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो होता है सीजन वाइज, एक होता है विदाउट सीजन, ऑल सीजन प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम पहली बात कर लेते हैं सीजन वाइज। जैसे कि अभी जैसे करंटली सीजन जो चल रहा है ना, तो आप उससे रिलेटेड प्रोडक्ट रख सकते हैं, शॉर्ट्स रख सकते हैं, या तो मिनी कूलर रख सकते हैं, या बहुत सारे प्रोडक्ट है उन्हें आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑल सीजन वाइज प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं तो आप कॉस्मेटिक्स में भी डील कर सकते हैं, और भी ज़्यादा कैटेगरी है। कैटेगरी की मैं एक लिस्ट बना के आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो आप सीजन वाइज भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ऑल सीजन वाइज भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ऑल सीजन वाइज प्रोडक्ट में से टॉयज़ भी हो जाते हैं, टॉयज़ ऑल सीजन सेल होते रहते हैं। और ध्यान रहे, क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेजोन जो अपना मार्जिन कट करते हैं वो अप्रॉक्स शिपिंग चार्जेस 70 से 80 रुपये लगता है, और 300 के ऊपर, अगर अभी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अगर 300 के ऊपर कोई प्रोडक्ट है तो उसमें कमीशन चार्जेस भी लगेंगे। इन फ्यूचर अगर क्या पॉलिसी आ जाती है वो मैं आपको अभी नहीं क्लियर कर सकता, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम है क्या पॉलिसी आने वाली है। लेकिन अभी जो पॉलिसी है वो ऐसा है कि 300 रुपये के ऊपर अगर आपको कोई प्रोडक्ट है तो उसमें कमीशन चार्जेस लेते हैं, ठीक है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट। ओके, कमीशन चार्जेस से आगे बढ़े तो आपके पास जीएसटी फी, मतलब कि 18% टैक्स लग जाता है, ठीक है, और शिपिंग चार्जेस लग जाते हैं, और भी अनदर चार्जेस होते हैं। चार्जेस की बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। जब आपका पहला प्रोडक्ट शिप होगा और कंप्लीट होगा तो आपके पास ऑर्डर आईडी से रिलेटेड सारे चार्जेस आ जाएंगे, और वो चार्जेस आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का अप्रॉक्स चार्जेस मैं आपको बता पा रहा हूँ, क्लियर इसलिए नहीं बता पाऊंगा, अभी कोई प्रोडक्ट हम शिप करके ट्राई नहीं कर रहे, जब आप करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ओके, तो इतना अप्रॉक्सली कट करते हैं। अगर आपका कोई प्रोडक्ट 500 का है तो आप उसे 500 के अंदर आपकी कॉस्ट और मार्जिन और प्रॉफिट सारी चीज़ें आ रही हैं, तो उसके बाद 500 के ऊपर आप 200 थोड़ा प्लस कीजिए, उसके बाद प्रोडक्ट को लिस्ट कीजिए। और पहली बात कि प्रोडक्ट लिस्ट करके ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 200 के ऊपर लिस्ट करके सारे प्रोडक्ट लिस्ट करें अपने अमेजोन और फ्लिपकार्ट में। आपको सबसे पहले अपने कॉम्पिटिटर भी चेक करने हैं कि वो किस प्राइस पे सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अगर जिस प्राइस में वो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि मैं उनसे या तो कम प्राइस में लेके आऊँ या तो उनके इक्वली चलूँ। अगर आप उनसे ऊपर सेल करेंगे तो आपका प्रोडक्ट दिख रहा है, क्योंकि कस्टमर छू के नहीं देख रहा है तो आप क्वालिटी नहीं देख सकता, वो बस आप कंटेंट पे क्वालिटी दिखा सकते हैं। लेकिन आपका कॉम्पिटिटर सेम चीज़ दिखाने को तो लोग दिखा सकते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट पहुँचता है कस्टमर के पास तो उसे पता चलता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी एग्जैक्टली है क्या, तो फिर रिटर्न भी आ सकते हैं। ओके, तो अपने प्राइस है ना उसको इक्वली रख के चलें। अगर आपको नहीं पड़ रहा है उतना प्रोडक्ट आपको नहीं पड़ रहा है कि आप
हम अपने कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट नहीं बाय कर पा रहे हैं इतने कम मार्जिन में, तो या तो उस प्रोडक्ट को सेल ना करें। अगर हाई प्राइस में सेल करेंगे तो सेल आएगी नहीं, इससे अकाउंट परफॉर्मेंस भी लो होगी और उसका ट्रैफिक भी लो हो जाएगा। तो ऐसा प्रोडक्ट सेल करें जो आपको कम से कम प्राइस में मिल जाए, कम से कम कॉस्ट में आपको मिल जाए और थोड़ा अच्छा मार्जिन आप उसमें रख सको, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं रखना है। ज़्यादा भी आप रखेंगे तो भी सेल नहीं आ पाएगी, है ना। तो थोड़ा सा मतलब मीडियम मार्जिन रख के हम सेल कर सकें। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अब आते हैं फ़ोटोशूट पे। ठीक है, फ़ोटोशूट की आपको प्रोडक्ट का कराना ज़रूरी है या नहीं है, या अगर मैं किसी का फ़ोटोशूट लेता हूँ तो कॉपीराइट तो नहीं लगेगा। देखिए, अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जैसे कि टॉयज़ हो गए, ठीक है, कॉस्मेटिक्स हो गया, कोई ब्रांड का आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो ब्रांड का प्रोडक्ट तो पहले से सोशल मीडिया में लिस्ट है, या मतलब वहाँ की इमेजेस आपको मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से इमेजेस निकाल सकते हैं। लेकिन आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ आपके पास अवेलेबल है, या तो फिर आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसका आपको फोटोशूट कराना ज़रूरी है। और ध्यान रहे, कहीं से भी आप सोशल मीडिया से प्रोडक्ट लें तो ध्यान रहे कि कॉपीराइट प्रोडक्ट या कॉपीराइट इमेज ना हो, कॉपीराइट इमेज ना हो। आपको फ्री कॉपीराइट इमेज लेना है, मतलब जिसमें कॉपीराइट आपको ना लगे, ताकि आपका अकाउंट इनएक्टिव या होल्ड ना हो। ओके, तो जब आप प्रोडक्ट ले लेंगे, मतलब इमेजेस आप ले लेंगे, तो फिर आप उसको धीरे धीरे लिस्ट कर सकते हैं। अब ये कि अगर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो फोटोशूट करा लें, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म पे बिजनेस करना है। अगर आप अपना मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप मार्केट से परचेस करके ऑनलाइन को सेल कर रहे हैं, तो आपको पता है कि मेरी कैटेगरी कभी भी बदल सकती है। आज मैं ये प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो कल वो प्रोडक्ट ले लूँगा, फिर ये प्रोडक्ट ले लूँगा। तो हर प्रोडक्ट का फोटोशूट कराना ज़रूरी नहीं है। आप किसी डिजिटल या फिर सोशल मीडिया या फिर अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट की ही वेबसाइट में जाके प्रोडक्ट की इमेजेस ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो एक ब्रांड का है। तो एक ब्रांड अपने प्रोडक्ट की इमेजेस पहले से निकाल लेता है, तो उसको आप शेयर करके अपने प्रोडक्ट में, मतलब अपने फ्लिपकार्ट के पोर्टल पे अपलोड करके प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी अकाउंट पे। ओके, तो एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग भी चलना होगा, लेकिन मतलब कि वही प्रोडक्ट की इमेजेस लीजिए जो फ्लिपकार्ट अपनी मतलब इमेजेस जब आप अपलोड करते हैं तो वहाँ पे एक डमी इमेज बनी रहती है, जैसी वो रिकमेंड कर रहा है उसी टाइप की इमेजेस अपलोड करिए। उससे डिफरेंट, थोड़ी डिफरेंट चल जाएगी, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कर रहा है तो एल्गोरिदम वर्क नहीं करता, उससे ऑर्डर परफॉर्मेंस, अकाउंट परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें लो होने लगती है। ठीक है, तो ये बात तो हो गई कि आप प्रोडक्ट लिस्ट कर लेंगे, कंटेंट बना लेंगे, और कॉम्पिटिटर से भी आपने कंपटीशन कर लिया, और कमीशन चार्जेस भी आपने पता कर लिए, डॉक्यूमेंट्स भी आपने पता कर लिए, ऑर्डर्स भी आपको आने लगे। अब ऑर्डर्स ग्रोथ आप कैसे लेकर आएंगे? ठीक है, ऑर्डर्स ग्रोथ के लिए फ्लिपकार्ट क्या देता है, एक एडवर्टाइजिंग देता है आपको, अपने पैनल के ही अंदर देता है। ऐसा नहीं कि आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाके अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग लगानी है, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाके अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग नहीं लगानी है। आपको फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन अपने खुद के पैनल पे ही एक एडवर्टाइजिंग के लिए ऑप्शन देता है, जहां पे आप एडवर्टाइजिंग लगा के उसी प्लेटफॉर्म पे अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट की रीच बहुत ज़्यादा ला सकते हैं। ओके, तो उसके लिए आप एडवर्टाइजिंग लगा सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन है प्रमोशन। अगर आपके पास स्टार्टिंग एडवर्टाइजिंग फंड नहीं है तो आप प्रमोशन लगा सकते हैं। प्रमोशन 5%, 2% या 3% तक ऑफ होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इतना ऑफ करके सेल कर सकते हैं तो आप उस प्रमोशन को एलिजिबल कर सकते हैं। ओके, इसके बाद चलते हैं एडवर्टाइजिंग में। एडवर्टाइजिंग का बजट कितना होना चाहिए? ठीक है, एडवर्टाइजिंग बजट अप्रॉक्स आपका 1000 का होना ही चाहिए। अमेजॉन फ्लिपकार्ट दोनों में ज़रूरी है। अब 1000 का बजट पर डे का नहीं, ये आपका 200 रुपीज़ पर डे के बजट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एडवर्टाइजिंग 2 टाइप की होती है। अब एडवर्टाइजिंग में तो आ गए, एक स्मार्ट ROI होती है, एक CPC होती है। स्मार्ट ROI क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। CPC मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। तो सबसे पहले हम कॉस्ट पर क्लिक समझ लेते हैं, मतलब CPC। ओके, जब आप CPC अप्लाई करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर तो फ्लिपकार्ट या अमेजॉन CPC मतलब कॉस्ट पर क्लिक समझने की कोशिश करना। कॉस्ट पर क्लिक मतलब हर क्लिक में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट है ना, आपका हर किसी को दिखाई देगा जो कि फ्लिपकार्ट में अभी ऑनलाइन प्रोडक्ट देख रहे हैं, स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, या तो अपने कैटेगरी से या अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट चेक कर रहे हैं, तो उनको वो प्रोडक्ट शो होगा। ठीक है, क्योंकि वो क्लिक करके वहाँ चेक करेंगे आपकी प्रोडक्ट को, डिटेल्स को। इससे क्या होगा? ट्रैफिक बढ़ेगा, क्योंकि कॉस्ट पर क्लिक में मतलब क्लिक पे पैसा जा रहा है, तो जितने भी लोग अभी ऑनलाइन हैं सभी को वो प्रोडक्ट दिखेगा फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल पोर्टल पे। ऐसा नहीं कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन होंगे तो उनको वो प्रोडक्ट दिखेगा, नहीं। अगर वो फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे अभी हैं, अगर आप जिस भी पोर्टल पे एडवर्टाइजिंग लगाते हैं तो
दिखेगा वहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो कॉस्ट पर क्लिक पर पैसा जाएगा, लेकिन उससे विजिबिलिटी काफ़ी हो जाएगी। हो सकता है कि 90,000 व्यूज़ आ जाएं, 1 लाख व्यूज़ आ जाएं, 2 लाख व्यूज़ आ जाएं। इसमें आपको ऑर्डर्स भी आएंगे, ऐसा नहीं कि ऑर्डर्स नहीं आएंगे, इस पर आपको ऑर्डर्स भी आएंगे, लेकिन कह नहीं सकते कि कितने ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है, लेकिन क्योंकि क्लिक्स पर पैसा जा रहा है ना, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब ROI। ROI क्या करता है? उन लोगों को आपके प्रोडक्ट को सजेस्ट करता है जो कि वो खरीद सकते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, देख रहे हैं वो अपनी अभी वेबसाइट पे, मतलब फ्लिपकार्ट या अमेजोन की वेबसाइट पर, ठीक है। तो वो इंटरेस्टेड पर्सन है, तो वो उन्हीं लोगों को दिखाएगा स्मार्ट ROI जिनको चाहिए है वो प्रोडक्ट, जिनको मतलब वो खरीद ही लेंगे, समझ रहे हैं आप। तो इससे क्या होगा कि आपकी सेल ज़्यादा इंक्रीज होगी। मतलब आपको जहाँ CPC पे 10 या 15 ऑर्डर आने थे या एक दिन में ही बजट कंज्यूम्ड होना था, वहाँ पे स्मार्ट ROI 200 रुपीज़ का पर डे बजट चलाएगा, तो 5 डेज आपका एडवर्टाइजिंग रन हो गया। सेकंड चीज़ कि आपको एक दिन में 10, 20, 40, 50 ऑर्डर तक आ सकते हैं, ठीक है। वो आपकी विजिबिलिटी पे डिपेंड करता है। 90,000 व्यूज़, 1 लाख व्यूज़ अगर CPC ने दे दिया, कॉस्ट पर क्लिक ने, तो उसी रिपोर्ट को मतलब कन्वर्ट कर देता है स्मार्ट ROI, और उसी डिटेल्स में देखता है कि कौन इसमें से कौन बंदे इंटरेस्टेड थे, है ना। क्योंकि 90,000 में से 90,000 तो इंटरेस्टेड होंगे नहीं, उसमें से 10,000, 5,000 या 20,000 इंटरेस्टेड होंगे। सो लगभग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे 20 या 30, 40 बंदे एक दिन में, ठीक है। तो वो उन लोगों को प्रोडक्ट दिखाएगा, तो इससे क्या होगा, आपका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा। ओके, तो आपने एडवर्टाइजिंग समझ लिया, प्रमोशन आपने समझ लिया 5 से 2% ऑफ, ठीक है। उसके बाद आपने प्राइसिंग्स भी समझ ली, डॉक्यूमेंट्स भी समझ लिए। तो ये वीडियो हम कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। आगे अगर कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। और फ्लिपकार्ट अमेजोन पे आपको टाइटल कैसा रखना है, कंटेंट कैसा रखना है, कितने चैप्टर्स का टाइटल होता है, कितने चैप्टर्स का कंटेंट होता है, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि अप्रूवल कैसे लेते हैं फ्लिपकार्ट में, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे भी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, और शेयर भी करते रहिए, ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करते रहिए। थैंक यू।